बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डीएनएस यानी डिविएटेड नेज़ल सेप्टम को करेक्ट करने के लिए जो सर्जरीज़ होती हैं वो तो दो तरह की सर्जरीज़ होती हैं। एक होती है एसएमआर यानी सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन, एसएमआर ऑपरेशन, और दूसरी होती है सेप्टोप्लास्टी। तो एसएमआर ऑपरेशन देखते हैं इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं कि किन कंडीशंस में जो है ना एसएमआर ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहला होता है कि डीएनएस जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या हेडेक कॉज कर रहा हो, तो मेन जो है ना इसकी इंडिकेशन वो डीएनएस ही है कि डिविएटेड नेज़ल सेप्टम हो। तो डीएनएस जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और हेडेक्स कॉज कर रहा हो, या जो रिकरेंट साइनोसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया जो यूस्टेचियन ट्यूब को ब्लॉक कर रहा हो और जिस वजह से ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो रहा हो, तो इस तरह का डीएनएस जो है ना उसको करेक्ट करने के लिए एसएमआर यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा कोई सेप्टल स्पर हो, सेप्टल स्पर मैंने आपको डीएनएस वाली वीडियो में बताया था, ये एक टाइप ही होती है डीएनएस की, जिसमें ऐसे एक जो है ना शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बनी होती है। तो इस सेप्टल स्पर की वजह से रिकरेंट एपिस्टेक्सिस बार बार जो है ना नोज ब्लीड हो रहा हो, तो उसमें भी डीएनएस इंडिकेटेड होता है, ये एसएमआर ऑपरेशन इंडिकेटेड होता है। इसके बाद एज अ पार्ट ऑफ सेप्टोराइनोप्लास्टी के सेप्टम और नोज़ के जो है ना आपने स्ट्रक्चर को करेक्ट करना है, तो उस ऑपरेशन में भी जो है ना एसएमआर करते हैं। इसके अलावा हाइपोफेसेक्टमी और वीडियन न्यूरेक्टमी के पार्ट के तौर पे, हाइपोफेसेक्टमी क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर रिमूव करना हो, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हाइपोफेसेक्टमी। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांससेप्टल ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच होती है। ट्रांससेप्टल का क्या मतलब है कि नोज़ के थ्रू जाते हैं, इसके बाद पीछे स्फिनॉइड बोन को कट करके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेला टर्शिका में प्रेजेंट होता है उसको फिर रिमूव करते हैं। ये हाइपोफाइसेक्टमी ये प्रोसीजर है। तो और दूसरा है विडियन न्यूरेक्टमी। विडियन न्यूरेक्टमी क्या होता है कि जो नेज़ल म्यूकोजा है उसको जो पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई कर रही है, यानी पैरासिम्पथेटिक नर्व ने क्या काम होता है कि वो वेजो डायलेशन करवाती है नेज़ल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स की, कि नेज़ल म्यूकोजा जो प्रेजेंट होती है ना और नेज़ल कैविटी में, उसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, उनकी वेजो डायलेशन करवाती है। और जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो सिक्रीशंस बना रहे हैं नेज़ल म्यूकोजा में, उन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी इंक्रीज करती है ये पैरासिम्पथेटिक जो नर्व है। तो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई किधर से आ रही होती है नेज़ल म्यूकोजा की, इस विडियन नर्व के थ्रू। तो कोई भी कंडीशंस जैसे कि फॉर इंस्टेंस वेजोमोटर रिनाइटस है, तो इसमें क्या होता है कि यही पैरासिम्पथेटिक जो सप्लाई है नेज़ल म्यूकोजा की, इसकी स्टिमुलेशन हुई होती है, जिसकी वजह से रिनाइटस हो रहा होता है और नेज़ल डिस्चार्ज होता है और स्नीजिंग और इचिंग वगैरह हो रही होती है। तो इस केसेस में केस में जब हमने विडियन न्यूरेक्टमी करनी होती है कि हम पैरासिम्पथेटिक सप्लाई को ही कट कर देते हैं, तो उसमें भी ये एसएमआर का जो ऑपरेशन है ये एक एज अ प्राइमरी स्टेप यूज़ होता है। पहला स्टेप जो है ना उसमें एसएमआर ही होता है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लें। ये इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत दफ़ा ये जो है पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस का, और साथ कॉम्प्लिकेशंस का भी, इन ऑपरेशंस की कॉम्प्लिकेशंस भी लिख लें। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी, 17 साल से कम उम्र अगर है, लेस देन 17 ईयर्स ऑफ एज, तो हम ये एसएमआर ऑपरेशन नहीं करते। इसके बाद कोई एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, जैसे कोई हीमोफीलिया है या ल्यूकीमिया है, तो उसमें ऑपरेशन नहीं होता। या डायबिटीज़, अनट्रीटेड डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन का केस है, ये जनरल चीज़ें हैं। ये ब्लीडिंग टेंडेंसी या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के अगर ये कंडीशन हो तो कोई भी ऑपरेशन जो है ना वो कंट्राइंडिकेटेड होता है। इसके बाद एनेस्थीसिया जो है ना बच्चों में जो है, चिल्ड्रन में, वो देते हैं जनरल एनेस्थीसिया, और एडल्ट्स में जो है ना लोकल एनेस्थीसिया दे के भी जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद पोजीशन क्या होगी, रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है कि पेशेंट को आपने सीधा लिटा देना है और जो हेड पोर्शन है ना उसको थोड़ा सा रेज कर देना है ताकि बेटर फील्ड ऑफ विजन के लिए। तो अब देखते हैं एक प्रोसीजर कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं सब म्यूकस रिसेक्शन एसएमआर ऑपरेशन।
तो सबसे पहले नंबर पे तो एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया आप कैसे देना है? एनेस्थीसिया में ज़ाइलोकेन दे सकते हैं और साथ आपको पता है कि लोकल एनेस्थीसिया जब देते हैं तो साथ एक वेजो कंस्ट्रक्टर भी देते हैं। तो ज़ाइलोकेन और एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, लगाते हैं नेज़ल सेप्टम में। तो एनेस्थीसिया के बाद इंसिजन लगानी है। इंसिजन आप कैसे लगाते हैं? ये फॉर इंस्टेंस जो है ना, आप समझ लें ये नेज़ल सेप्टम का साइड व्यू है। तो ये इधर इधर एक जो सेप्टम का सबसे आगे वाला पार्ट होता है कॉलोमेलर सेप्टम, इसके आगे थोड़ा सा करके जो है ना इधर इंसिजन लगाते हैं। ठीक है, इंसिजन लगा के अब हमने क्या करना है, म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल वो लेयर होती है जिसने कार्टिलेज को कवर किया होता है। नेजल सेप्टम का जो कार्टिलेज का पार्ट होता है ना, उसको कवर किया होता है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल ने, और बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम को कवर किया होता है म्यूकोपेरिओस्टियल लेयर ने। तो इसको जो है ना एलिवेट करना है। अब ये देखें, इधर हमने ऐसे एक इंसिजन लगाई और फिर इस ये जो ऑरेंज कलर की है ये है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स, इनको ऐसे एलिवेट कर दिया ताकि जो नीचे डिविएशन है, जो कार्टिलेज या बोन डिविएट हुई हुई है, वो हमें सही तरह से नज़र आ सके। इसके बाद क्या करना है, कार्टिलेज जो डिविएट की हुई है उसमें ऐसे इंसिजन लगा देने। ये एक इंसिजन लगी हुई है, तो इंसिजन लगा के फिर जो ऑपोजिट साइड पे म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप है, अब इधर से हमने इंस्ट्रूमेंट डालना है। तो जो ऑपोजिट साइड पे ये जो थी फ्लैप, इसको भी हमने धक्का मार के जो है ना एलिवेट कर देना है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है एसएमआर ऑपरेशन में दोनों साइड के म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप्स को एलिवेट करते हैं, जबकि एसएमआर में सिर्फ एक साइड पे सेप्टोप्लास्टी में जो है ना सिर्फ एक साइड के फ्लैप्स को करते हैं। ये बात इधर याद रखें। इसके बाद जो दूसरे फ्लैप को भी एलिवेट कर देना है, तो फिर ये जो डिविएटेड कार्टिलेज और बोन हमारे पास प्रेजेंट होगी, इसको फिर हमने रिमूव करना है। जो जो डिविएट हिस्सा होगा वो सारे को ही रिमूव कर देंगे। एसएमआर जो है ना एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जितना हिस्सा डिविएट किया होता है उस सारे को रिमूव कर देते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव रिमूवल होता है बोन और कार्टिलेज का। इसके बाद रिमूव करके जो है ना फिर स्टिचिंग कर देनी है और फिर नोज़ पैकिंग कर देनी है। इधर एसएमआर ऑपरेशन के दौरान अब एक सवाल पैदा होता है कि बोन और कार्टिलेज तो हमने रिमूव कर दी, तो फिर नोज़ की जो है जो स्ट्रक्चर है, बेसिक शेप है, वो कैसे मेंटेन रहती है जो नेज़ल डोर्सम है? तो इसका जवाब ये है कि हमने सारा का सारा जो है ना वो कार्टिलेज और बोन रिमूव नहीं करनी। ये देखें जो पिंक शेडेड रीजन है, ये ऐसे ना एक कार्टिलेज और बोन की स्ट्रिप हमने छोड़ देनी है। अगर ये स्ट्रिप नहीं छोड़ेंगे तो जो है ना नेज़ल डोर्सम डिप्रेस हो जाएगा और ऐसे सा जो है ना एक सैडल नोज डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद देख लेते हैं इस जो है एसएमआर ऑपरेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसे ज़रा ध्यान से याद रखें कि सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन तो होगी ब्लीडिंग। फिर सेप्टल हीमाटोमा डेवलप हो सकता है। सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है कि जो पेरिकॉन्ड्रियल और पेरिओस्टियल लेयर्स हैं उसके नीचे जो है ना ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको सेप्टल हीमाटोमा कह देते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डीएनएस ऑपरेट के 3-4 दिन बाद पेशेंट प्रेजेंट हुआ है बाईलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, और जब आपने एग्जामिनेशन की है तो दोनों जो नेज़ल कैविटीज़ हैं उनमें एक जो स्मूथ स्वेलिंग है जो फ्लक्चुएंट भी है। फ्लक्चुएंट का मतलब है कि सॉफ्ट हो गया, फ्लूइड भरा होगा उसमें, तो आपने पहुंच जाना है कि सेप्टल हीमाटोमा है। और अगर कहा जाए कि 2-3 दिन बाद प्रेजेंट हुआ है डीएनएस ऑपरेट के और बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, लेकिन साथ हाई ग्रेड फीवर भी है, तो फीवर क्यों होता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर इन्फेक्शन हो जाए सेप्टल हीमाटोमा का तो सेप्टल एब्सेस बन जाती है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ज़्यादा कार्टिलेज ज़्यादा जो है वो सेप्टम रिमूव कर दिया तो ऑपोजिट फ्लैप जो है, ऑपोजिट साइड का फ्लैप, उसमें भी अगर सुराख हो गया तो वो फिर सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। ज़्यादा रिमूव कर दिया है तो ऊपर से स्ट्रिप नहीं छोड़ी कार्टिलेज और बोन की, तो डिप्रेशन हो सकती है ब्रिज की, जिसकी वजह से सैडल नोज डिफॉर्मिटी डेवलप कर सकती है। या अगर इसी वजह से कि जो है वो
एक स्ट्रिप नहीं छोड़ी कार्टिलेज की तो जो कॉलुमेलर रीजन है वो पीछे रिट्रैक्ट कर जाएगा, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और अगर कॉम्पिटेंट इनकम्प्लीट ऑपरेशन किया है तो जो डिविएशन अभी बरकरार है उसको आपने सारी को रिमूव नहीं किया तो डिविएशन परसिस्ट कर सकती है, परसिस्टेंस ऑफ डिविएशन हो सकती है। फिर इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन आती है फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम। फ्लैपिंग ऑफ नेजल सेप्टम क्या होता है कि अगर आपने जो कार्टिलेज है और बोन है नेज़ल सेप्टम की वो सारी ही रिमूव कर दी है तो होगा क्या कि अब जो नेज़ल सेप्टम है वो सिर्फ 2 म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप की लेयर होगी, तो एक बारीक सी लेयर बच जाती है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स की। तो उसमें क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो ये राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे नेज़ल कैविटी में मूव करती है, तो इस चीज़ को कहते हैं फ्लैपिंग ऑफ नेज़ल सेप्टम। फिर एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की। ये किसी भी ऑपरेशन में हो सकती है कि आपने ये होती क्यों है कि स्टाफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस इन बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया जो जिस जगह पे ऑपरेशन हो रहा है वो वुंड साइट पे जो है उसको इन्वेड कर जाएं तो जनरली बॉडी में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसमें होता क्या है कि फीवर होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है ये। इसके बाद देख लेते हैं सेप्टोप्लास्टी का प्रोसीजर। तो सेप्टोप्लास्टी में इंडिकेशंस जो हैं वो सेम होंगी जैसे एसएमआर में है कि डीएनएस है, वो कोई रिकरेंट साइनोसाइटिस करवा रहा है या ओटाइटिस मीडिया करवा रहा है या जो है वो एपिस्टेक्सिस हो रहा है किसी सेप्टल स्पर की वजह से, विडियन न्यूरेक्टमी या हाइपोफाइसेक्टमी करनी है, तो उसमें इंडिकेशंस जो है ना वो सेम ही है सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी सेम है, बस एक पॉइंट आपने याद रखना है कि सेप्टोप्लास्टी जो है ना वो 17 साल से कम उम्र में भी कर सकते हैं, जबकि एसएमआर 17 ईयर से अगर कम हो एज तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बाकी सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस वही हैं। एनेस्थीसिया भी वैसे ही है, चाइल्ड में जो है वो जनरल एनेस्थीसिया देंगे जबकि एडल्ट्स में लोकल एनेस्थीसिया। पोजीशन भी वही रिक्लाइनिंग पोजीशन है और हेड को एलिवेट कर देना है। प्रोसीजर में इसके क्या होता है कि सबसे पहले तो वही एनेस्थीसिया दिया, इसके बाद इंसिजन्स जो है ना 3 तरह की होती हैं। ये इंसिजन्स याद रखें, ये पेपर वाइवा में या एससीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इंसिजन्स होती हैं 3 तरह की। पहली होती है किलियंस इंसिजन। किलियंस इंसिजन क्या होती है कि ये देखें ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये डोर्सम, अब एक ऐसे कर्वी लीनियर सी इंसिजन होगी। अब ये नेज़ल सेप्टम है, सारी साइड व्यू है, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये आगे वाला एंटीरियर इन्फीरियर इसको कॉर्डल रीजन कहते हैं और जो ऊपर वाला है इसको सेफलिक रीजन कहते हैं। अब किलियंस इंसिजन क्या होगी, ये कर्वी लीनियर इंसिजन है फ्रॉम कॉर्डल टू सेफलिक एंड ऑफ नेज़ल सेप्टम, ठीक है, कॉर्डल टू सेफलिक। और दूसरी होती है फ्रेयर्स इंसिजन या हेमी ट्रांसफिक्शन भी कहते हैं इसको। ये क्या होती है, ये एक स्ट्रेट इंसिजन होती है फ्रॉम कॉर्डल टू कॉर्डल एंड ऑफ सेप्टम, ठीक है। ये आपने याद रखना, किलियंस इंसिजन कर्वीलिनियर इंसिजन है फ्रॉम कॉर्डल टू सेफलिक एंड, और फ्रेयर्स इंसिजन या हेमी ट्रांसफिक्शन जो है ना वो एक स्ट्रेट इंसिजन है फ्रॉम कॉर्डल टू कॉर्डल एंड ऑफ नेज़ल सेप्टम। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगेगी स्पर पे, कि ऐसे जो स्पर होगा ना उस पर ऐसे हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगा देंगे। तो ये 3 इंसिजन्स याद रखें, किलियंस इंसिजन, फ्रेयर्स इंसिजन और हॉरिजॉन्टल इंसिजन ऑन द स्पर। इसके बाद वही सारा काम करना है कि म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप को रेज़ करना है, पर इसमें याद रखना है सिर्फ एक साइड पे जो फ्लैप है उसको रेज़ करना है। ये अभी नेज़ल सेप्टम डिविएट किया हुआ है ना, तो सिर्फ ये एक साइड का फ्लैप रेज़ होगा, ये ऑपोजिट साइड वाले को रेज़ नहीं करना। और इसके बाद जो बोन होगी और सेप्टल कार्टिलेज जो डिविएट की हुई है उसको करेक्ट करना है। जो एसएमआर था उसमें रिमूव ही कर देते थे जो हिस्सा डिविएट होता था, लेकिन इसमें करेक्शन करते हैं, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा डिविएट किया होता है ना उसको रिमूव करते हैं। तो सेप्टल कार्टिलेज को कैसे करेक्ट करेंगे कि पहला काम कर सकते हैं कि स्कोरिंग कर सकते हैं। स्कोरिंग क्या होती है कि फॉर इंस्टेंस ये डिविएट की हुई है कार्टिलेज, तो इसमें जो है ना ऐसे कट्स से लगा देते हैं ताकि जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो जाए, तो वो कट्स लगा के फिर वो अपनी जगह पे आ जाती है और फिर उसकी स्टिचिंग कर देते हैं। तो ये स्कोरिंग होती है। यहाँ इस सारे हिस्से को काट देंगे,
ये शेविंग हो जाएगी। यहाँ जो है ना उसको नीचे मैक्सिलरी बोन प्रेजेंट होती है, तो मैक्सिलरी बोन से इसको ऐसे एक जोड़ देंगे एक स्टिच के ज़रिए। जो हिस्सा बाहर को है उसको कट करके नीचे मैक्सिलरी बोन से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं सेप्टल कार्टिलेज को करेक्ट करने के। स्कोरिंग कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, शेविंग या वेज एक्सीजन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद करेक्शन के बाद सुचरिंग कर देंगे और फिर नेज़ल पैकिंग कर देंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि सेप्टोप्लास्टी और जो है एसएमआर, इसमें फ़र्क क्या है। ये याद रखें कि कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो दोनों की सेम ही है, एसएमआर की और सेप्टोप्लास्टी की। तो डिफरेंस देख लें, ये एमसीक्यूज़ या वाइवे में पूछ लेते हैं। तो एसएमआर में याद रखना है कि एक्सटेंसिव डाइसेक्शन है, जबकि इसमें सेप्टोप्लास्टी में सिर्फ जो है ना लिमिटेड डाइसेक्शन होती है। जो बहुत ज़्यादा डिविएट किया हुआ है पार्ट है ना उसको रिमूव करते हैं। एसएमआर 17 साल से पहले नहीं कर सकते, जबकि सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। इसमें एक साइड के एसएमआर में दोनों साइड के फ्लैप्स को रेज़ करेंगे, इसमें सिर्फ एक साइड के फ्लैप्स को रेज़ करते हैं और बहुत लिमिटेड एलिवेशन या दूसरे फ्लैप को बहुत थोड़ा सा एलिवेट या बिल्कुल भी नहीं एलिवेट करते। और इसमें बोनी और कार्टिलेजनस पार्ट्स को एक्सरसाइज कर देते हैं, जबकि सेप्टोप्लास्टी में उसको एक्सरसाइज नहीं करते, करेक्ट करते हैं कार्टिलेज को। और इसमें कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, इसमें कम होते हैं। और री ऑपरेशन एसएमआर में डिफ़िकल्ट है, जबकि सेप्टोप्लास्टी में ईजियर है। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर जो है। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, इस टॉपिक को ध्यान से करें।